सुनहरी गाय की मूर्ति। गोविंद बहुत मेहनती था। दिन रात मेहनत करके उसने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया था। उसकी पत्नी चाहती थी कि उनके आंगन में एक खूबसूरत सी दूध देने वाली गाय आ जाए। उसकी पत्नी के जन्मदिन पर गोविंद उसके लिए एक बहुत सुंदर गाय खरीद कर लाता है। गाय को देखते ही गोविंद की पत्नी खुशी से झूमने लगती है। अरे ये क्या, तुम मेरे जन्मदिन पर गैया लेकर आए हो? मैं कब से ऐसा चाह रही थी। दिन रात भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरे घर भी सुंदर सी गैया आए। मैं तुम्हारा ये तोहफा तो कभी नहीं भूलूंगी। चलो आओ, अब जल्दी करो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार रखा है। हाँ, चलो चलो। गोविंद और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। गैया भी एक नया घर पाकर बहुत खुश थी, लेकिन वो गैया कोई आम गैया नहीं थी। रात ढलते ही अचानक से गैया सुनहरे रंग में बदल जाती और ऐसा लगता मानो वो कोई प्रतिमा है, क्योंकि ना तो वो हिलती, ना बोलती और ना ही सोती। जिस तरह से खड़ी थी वैसी ही खड़ी रह जाती। यह बात किसी को भी मालूम नहीं थी। एक दिन उनके पड़ोसी विषमनाथ ने अचानक से सुनहरी गाय को आंगन में खड़े हुए देखा। उसके मन में लालच आ गया। अरे ये क्या, सुनहरे रंग की सोने की बनी हुई गाय, और वो भी गोविंद के आंगन में। दिन में तो सफेद रंग की गाय रहती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अब तो पड़ोसी दिन रात गैया का दर्शन देखने के लिए इधर उधर से झांकता रहता। उसके मन में लालच आ चुका था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पड़ोसी की पत्नी ने कहा, अरे तो इतना सोच ही क्यों रहे हो, ये गोविंद तो बड़ा मालदार आदमी है। मैं तो कहती हूँ रात के अंधेरे में कोई देख नहीं पाएगा और आप आंगन टाप कर उधर चले जाओ। बाहर मैं इंतजार करती हूँ। थोड़ा सा गाय का पैर ही तोड़ कर ले आओ, हमारी पुश्तें खाएंगी। हाँ। अपनी पत्नी की बातों में आकर पड़ोसी वैसी ही हरकत कर बैठता है। लेकिन अचानक गोविंद की पत्नी की आंख खुलती है और वो पानी पीने के लिए जाती है। अचानक उसका ध्यान जाता है कि उसका पड़ोसी दीवार फांदकर गैया की तरफ आ रहा है और गैया एकदम सुनहरे रंग की बदल चुकी है। गोविंद की पत्नी हैरान थी। गोविंद की पत्नी तुरंत अपने पति को उठाती है। गोविंद और उसकी पत्नी लगातार दरवाजे में छिपकर ये दृश्य देख रहे थे कि पड़ोसी आता है और सुनहरी गाय को जैसे ही हाथ लगाता है वो असली गाय में बदल जाती है। पड़ोसी घबराकर वहाँ से भाग जाता है। तभी गैया से आवाज आती है, मैं मामूली गाय नहीं हूँ यशोदा, मैं एक मूर्ति में इसलिए बदल जाती हूँ क्योंकि मुझे श्राप मिला है। मगर अगर मुझे सोना समझकर किसी ने भी तोड़ा तो मेरा वो अंग खत्म हो जाएगा। मुझे एक ऋषि ने ये श्राप दिया था, मगर उन्होंने कहा था 100 दिन के बाद ये श्राप खत्म हो जाएगा। आज 100वां दिन है यशोदा। आज से, अभी से, अब मैं 24 घंटे के लिए एक जिंदा गाय हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं श्राप मुक्त हो चुकी हूँ। गैया की ये बात सुनकर यशोदा और रघु को चैन आता है। दोनों चुपचाप सोने के लिए चले जाते हैं और रात को एक बात की तरह भूलने की कोशिश करते हैं। अगले दिन से उन्हें अपनी गैया यूं ही हंसती मुस्कुराती दूध देती हुई दिखाई देती है और वो फिर से अपना जीवन पहले की तरह जीने लगते हैं। गन्ने का रस। एक गांव में रामकुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गन्ने का रस बेचता था। उसके गन्ने का रस बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता था, पर वह खुद बहुत ही कड़वा बोलने वाला और झगड़ालू व्यक्ति था। रामकुमार, तुम्हारे दुकान के गन्ने का रस पीने में बहुत मजा आता है। हाँ, ठीक है, सभी लोग यह कहते हैं, इसमें नया क्या है? रामकुमार हमेशा परेशान रहता था। ओह, इन ग्राहकों ने तो नाक में दम कर दिया है, थोड़ी भी देर चैन से नहीं बैठने देते। अरे भाई रामकुमार, कहाँ हो? बोलो, क्या बात है? तुमने इस बार भी मेरा कर्जा नहीं चुकाया और ब्याज भी देर से देते हो। हाँ, तो क्या हुआ, देता हूँ ना। इसमें इतना क्यों सुना रहे हो? मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा।
तुम हर बार यही कहते हो। देखो मुझे जल्दी से पैसे लौटा दो वरना। हाँ हाँ, क्या वरना? क्या कर लोगे? मुझे धमकी देते हो? तो लो, मैं आज से तुम्हारे पैसे चुकाने से मना करता हूँ। देख लूँगा कैसे नहीं दोगे। अभी हंस रहा हूँ, फिर आऊँगा। ओह, मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया। तभी उसकी दुकान पर एक मंत्री आए। रामकुमार, तुम्हें राजा ने याद किया है। उन्होंने तुमसे 2 बाल्टी गन्ने का रस मंगवाया है। कल दोपहर से पहले रस लेकर पहुंच जाना। हाँ हाँ, पहुंचा दूंगा। दूसरे दिन राजकुमार ने सुबह ही सारा रस निकाल कर रख दिया। फिर वो शंभू गाड़ी वाले का इंतजार करने लगा, जिसमें रखकर वो रस राजमहल पहुंचाता है। जब तक शंभू आएगा मैं घर जाकर खाना खा लेता हूँ, फिर शंभू के साथ रस को लेकर राजमहल जाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद जब राजकुमार वापस आता है तो देखता है दोनों बाल्टी रस गायब है। अरे यह क्या? रस कहाँ चला गया? वो निराश होकर शंभू के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है और वहां जाकर सारी बात मंत्री को बताता है। ठीक है, हम पता लगाएंगे कि चोरी किसने की है। अगले दिन मंत्री सुबह ही राजकुमार के पास पहुंच गया। क्या तुम्हें किसी पे शक है? जी, मुझे मनोज पे शक है। तभी वहां से राजा का हाथी गुजरता है। अरे वाह, क्या ये राजा का हाथी यहाँ भी आता है? हाँ जी, ये तो रोज यहाँ से निकलता है और कई बार रस भी पीना चाहता है। जो भी रस गिर जाता है उसे ये चाट लेता है। तो लगता है कल भी इसने ही रस पिया है। हाँ, लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मैंने अपने गुस्से की वजह से ध्यान नहीं दिया कि हाथी भी यहाँ से गुजरता है। मैं तो यूं ही मनोज पर शक कर रहा था। गुस्से में हम अपने अच्छे संबंधों को भी बिगाड़ लेते हैं। बैंगन की सब्जी। एक गांव में एक लाला जी रहते थे। उन्हें खाने का बहुत शौक था। सारा दिन लाला जी बस खाते ही रहते थे। अरे शांति, जल्दी जल्दी खाना लाओ, कहाँ रह गई? बहुत भूख लगी है। अभी आई। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत मजा आ गया। बस बस, आप तो बस हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। आपको खाना पसंद है और मुझे बनाना। अब जल्दी बताओ, रात में आपके लिए क्या बनाऊं? रात में तो सीताफल ही बनाना। लाला जी काम पर चले गए और रास्ते में उन्हें फिर भूख लगी तो लाला जी पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे, अभी तो भोजन किया था, चलते चलते फिर भूख लग गई। तभी एक आवाज आई। अरे बस करो, आकर खाना खा लो। यह किसान की पत्नी थी जो किसान के लिए खाना लाई थी। अरे, यह क्या पका कर लाई है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। तभी किसान की पत्नी ने लाला जी को देखा और कहा, लाला जी नमस्ते, ये लीजिए, आप भी खाएं। ये बैंगन की सब्जी है। बैंगन? यह तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये सब्जी कहाँ मिलेगी? मैं इसे घर ले जाऊंगा। तब किसान ने अपने खेत से 2 बैंगन तोड़कर लाला जी को दिए। शाम को लाला जी ने अपनी पत्नी से किसान की पत्नी के बने बैंगन की खूब तारीफ की। अच्छा, बस भी करो, मैं अभी बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। सेठ इंतजार करने लगा और पत्नी बैंगन पकाने लगी। अरे वाह, ये सब्जी का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है। चक्कर देखती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। वह स्वादिष्ट था। अभी पत्नी ने चखा ही था और उसे खाने का दिल किया। उसने झट से पूरा बैंगन खा लिया। फिर वो खाना लेकर लाला जी के पास पहुंची। अरे यह क्या? यह तो सिर्फ एक ही बैंगन है, दूसरा कहाँ है? जी, वो चखते हुए एक बैंगन का तो पता ही नहीं चला, मैंने खा लिया। क्या कहा? बैंगन खा लिया? यह क्या किया तुमने? आखिर तुमने पूरा बैंगन खाया कैसे? पत्नी ने तुरंत बैंगन उठाया और खा गई। ऐसे। मुर्गी के अंडे की सब्जी।
प्रबल नाम का एक किसान था। उसका खेत पूरी तरह बेकार हो चुका था। लाख मेहनत करने के बाद भी खेत से कुछ फायदा ना मिला। हे भगवान, समझ नहीं आता क्या करूं, खेत में तो कुछ उगता ही नहीं। प्रबल चिंतित रहने लगा और उसने खेत पर जाना भी बंद कर दिया। कई दिन बीते। वह इतना चिंतित हुआ कि बीमार हो गया और बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। ये आपको क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे? बेटा माधव, तुम ही कोई काम तलाश करो। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। माधव अब दिन रात काम ढूंढता। कभी कभी खेती पर भी जाता था, पर कोई फायदा न मिलता। एक दिन माधव अंडे लेने दुकान पहुंचा। भाई, ये अंडे मुझे दे दो। कैसे दिए? 10 का एक है। इतना महंगा? माधव के पास पैसे नहीं थे। तब दुकानदार बोला, ये कुछ टूटे हुए अंडे हैं, अगर तुम लेना चाहो तो आधे दाम में दे दूंगा। माधव खुश हुआ और दुकानदार से अंडे लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ ने अंडे की सब्जी बनाई। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, अरे भाई, कोई है क्या? कहिए, कौन है? हम यात्री हैं, हमें बहुत दूर जाना है। क्या यहाँ पर कोई खाने की जगह मिलेगी? हमें बहुत भूख लगी है। नहीं भाई, यहाँ कोई ढाबा या खाने की जगह नहीं है, आप अंदर आ जाइए। माधव ने उस यात्री को अंडे की सब्जी खिलाई। यह सब्जी किसने बनाई? यह मेरी माँ ने बनाई है। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अंडों से इतनी अच्छी सब्जी भी बनती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा ढाबा है, मैंने कभी भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी नहीं खाई। तुम मेरे साथ चलो और मेरे ढाबे पर चलकर मेरे साथ काम करो। हाँ हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूँगा। और इस तरह माधव उस व्यक्ति के साथ चला गया और मेहनत से काम करने लगा। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी ना रही। मटन बिरयानी वाले की सफलता। एक बार एक गांव में रफीक नाम का एक आदमी अपने पिताजी के साथ रहता था। वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, बस गांव में ही मजदूरी कर कर अपना और अपने पिता का पेट पालता था। एक दिन जब वह घर वापस लौटा तो उसके पिता ने कहा, अरे रफीक, क्यों सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है? कुछ काम क्यों नहीं करता? नहीं पिताजी, मैं तो सेठ जी के यहाँ मजदूरी करने गया था। ये देखो, बदले में चावल और कुछ मटन मिला है। अरे, मजदूरी ही करनी है तो शहर में अपने मामू के पास चला जा, वहाँ पैसे भी अधिक मिलेंगे। हाँ पिताजी, चला जाऊंगा, लेकिन पहले आपको मटन बिरयानी बनाकर खिलाता हूँ। और दोनों खुश होकर मटन बिरयानी खाने लगते हैं। अरे बेटा, तूने तो बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है। शुक्रिया पिताजी। और अगले दिन सुबह रफीक अपने पिता की बात मान शहर अपने मामू के पास चला जाता है। अरे रफीक, तुम कब आए और तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? भाई, जब से मेरी बहन और तुम्हारी माँ हमें छोड़कर गई है, तुम लोगों ने तो आना जाना ही छोड़ दिया है। कहो, कैसे आना हुआ? वो मामू, मैं काम की तलाश में आया था। हाँ हाँ, ठीक है, हो जाएगा काम का इंतजाम। पहले हाथ पांव धो लो और खाना खा लो। अरे, इस पोटली में क्या है? क्या लाए हो गांव से हमारे लिए? कुछ नहीं मामू, थोड़ी सी बिरयानी है। अरे, तो सोच क्या रहे हो? लाओ, निकालो, मिलकर खाते हैं। और दोनों मिलकर बिरयानी खाने लगे। अरे रफीक, तुम तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हो। जी शुक्रिया मामू। अरे, तुम एक काम क्यों नहीं करते? काम ढूंढना छोड़ो और बिरयानी का एक ठेला लगा लो, मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दूंगा। और रफीक के मामू ने शहर के चौराहे पर उसके लिए बिरयानी का एक ठेला लगवा दिया। जो भी वहां से गुजरता, बिरयानी की खुशबू उसे वहां खींच लाती। और कुछ ही दिनों में रफीक का मटन बिरयानी का काम चल पड़ा और उसके ग्राहक दिन पर दिन बढ़ने लगे। अरे भाई रफीक, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाते हो, मजा आ जाता है खाकर। हाँ भाई हाँ, ऐसी बिरयानी तो पूरे शहर में कोई नहीं बनाता। जी शुक्रिया।
और देखते ही देखते रफीक ने खुद की एक दुकान खरीद ली और शहर में एक घर भी बना लिया। इसीलिए कहते हैं मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लकड़ी की ऑटो। सिंहपुरी नाम के एक गांव में धर्म और करम करके दो दोस्त रहते थे। वह दोनों ऑटो चलाते थे। धर्म एक अच्छी और ईमानदार आदमी था, लेकिन करम हर वक्त पीता था और बहुत ही लालची और खड़ूस आदमी था। एक दिन जब करम ऑटो स्टैंड पे था, तभी धर्म ऑटो में आता है। धर्म उतरकर वहीं पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को खाना और पानी देता है। तभी करम ऐसा बोलता है, अरे भाई धर्म, तुम पागल तो नहीं हो? तुम रोज आकर इस बुढ़े आदमी को खाना और पानी देते हो, इससे क्या फायदा है? देखो करम, हम तंदुरुस्त हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये बुढ़ा आदमी क्या काम करेगा? और उसको खाना तो पड़ेगा ना। दूसरों को मदद करने में आनंद ही कुछ और है। तभी वहां पर दो लड़कियां आते हैं और ऐसा बोलते हैं, धर्म भैया, हमें एमजी रोड जाना है, चलोगे क्या? हमें इस करम के ऑटो में नहीं बैठना है। ये सारा दिन पीता रहता है और लड़कियों से इसका बर्ताव भी अच्छा नहीं है। तभी करम ने ऐसा बोला, ठीक है मैडम, उसके ऑटो में ही चले जाओ ना। उसके ऑटो क्या सोने से बना है क्या? बड़े आए एमजी रोड जाने वाले। रोज रोज इस धर्म की पॉपुलैरिटी इस गांव में बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। जब धर्म वापस आता है, करम उसको पानी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही धर्म पानी के लिए जाता है, करम उसके ऑटो पर दारू डालकर मैचिस जलाकर ऑटो जला देता है। धर्म लौट के देखा तो पूरा ऑटो जलकर राख हो जाती है। अरे मेरी ऑटो, मेरा पूरा परिवार इसी ऑटो पर आधारित है, अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी ऑटो स्टैंड में बैठे हुए बुढ़ा आदमी ने यह सब देखकर ऐसा बोलता है, बेटा तुम उदास मत हो, मैं बुढ़ा आदमी नहीं हूं बालक, बल्कि एक स्वामी जी हूं। तुम मुझे रोज खाना देकर मुझे बचाया है। ये लो थोड़े लकड़ियां, इसको तुम्हारे जले हुए ऑटो पर रखना और देखना तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही धर्म ने उन लकड़ियों को लेकर जले हुए ऑटो पर रखा, उसका पूरा ऑटो लकड़ी की ऑटो में बदल जाता है। बेटा ये ऑटो अभी पानी में भी चल सकता है और इसको कोई भी जला नहीं सकता, इसे चलाकर खुशी से रहना बेटा। धर्म खुशी खुशी से ऑटो चलाने लगा। ऑटो में चढ़ने वाले सभी उसकी तारीफ करते थे। धर्म उसे तालाब में और नदी में भी चलाता था और सबको आनंद करता था। ये बात करम से देखी नहीं गई। उसी दिन रात को करम धर्म के घर जाता है और ऑटो को देखता है। फिर वह पेट्रोल निकालकर उस लकड़ी के ऑटो पर डालता है। जैसे ही उसने माचिस जलाकर डालता है, ऑटो को कुछ नहीं होता, लेकिन करम जलने लगता है। अरे मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं, कोई मुझे बचाओ। धर्म दौड़ता हुआ आता है और जलते हुए करम को देख स्वामी जी को प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में सारी आग बुझ जाती है। तभी करम शर्मिंदा होकर धर्म से माफी भी मांगता है। तब से दोनों अच्छे दोस्त के जैसे रहने लगे। लालची सेठ। लाला कन्हैया लाल का एक बहुत बड़ा आलू का खेत था। उस खेत में बहुत ही अच्छे किस्म के आलू उगते थे। कन्हैया लाल के पास एक छोटी सी लॉरी भी थी, जिसमें वो सारा आलू भरकर मंडी भेजता था। एक दिन लाला जी को एक बड़ा ऑर्डर मिला। उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया। अरे भोला इधर आओ, आज तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना है। ये लो 50 किलो आलू और नए बाजार बेच कर आओ। पर लाला जी, इसके तो 2 चक्कर लगेंगे। क्यों 2 चक्कर क्यों? लाला जी, लॉरी छोटी है, ये 30 किलो से ज्यादा वजन नहीं ले जा सकती। अगर मैं ज्यादा सामान लेकर गया तो चालान कट जाएगा। अरे तुम कैसे ड्राइवर हो? तुम्हें तो ज्यादा सामान ले जाने का तरीका पता होगा। अब मुझसे बातें मत करो, जल्दी से आलू गाड़ी में डालो और बाजार लेकर जाओ। जाओ अब। भोला 50 किलो आलू लेकर धीरे धीरे लॉरी चला रहा था, लेकिन फिर भी उसका चालान कट गया। लाला जी, मैंने आपसे कहा था ना चालान कट जाएगा, पर आप फिर भी नहीं माने। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। चालान तुमने जानबूझकर कटवाया होगा। लो पकड़ो अपने पैसे और मेरी नौकरी छोड़ दो।
और लाला कन्हैया लाल ने भोला को नौकरी से निकाल दिया और भोला की जगह लाला ने किशन ड्राइवर को नौकरी पर रख लिया। पर किशन शराब पीकर लॉरी चलाता था। एक दिन ऐसा ही हुआ। वह लाला की आलू से भरी गाड़ी लेकर चला, लेकिन उसने पहले से ही शराब पी रखी थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब लाला जी की लॉरी पूरी तरह टूट चुकी थी और ड्राइवर भी अस्पताल में था। अरे यह क्या हो गया? मैंने भोला को बेकार में ही निकाला, वह तो बहुत अच्छा ड्राइवर था। सीख: अधिक लालच के कारण जो अपने पास होता है कभी कभी वो भी चला जाता है। राजू पंचर वाला। एक छोटे से कस्बे में राजू एक पंचर की दुकान चलाता था। पूरे कस्बे में केवल उसे ही पंचर लगाना आता था। अपनी मदद के लिए उसने छोटू नाम के एक लड़के को काम पर रखा था। अरे वाह, आज कितना अच्छा दिन है, खूब कमाई हुई है आज तो। ये लो छोटू, तुम भी कुछ पैसे रख लो। उस्ताद, आप तो बहुत अच्छे हो। आज मैंने आपके लिए कई सारे पकवान बनाए हैं। हाँ हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी बहुत कमाई हुई है। अच्छा, तो ये बात है, तो लाओ 100 रुपए। हाँ हाँ, ये लो, पर तुम इसका क्या करोगी? मैं अपने चिंटू के लिए साइकिल लाऊंगी। ठीक है। एक दिन राजू का एक पड़ोसी उसके पास आया। राजू भाई, मेरे ट्रैक्टर का एक पहिया खराब हो गया है, जरा देखना तो। हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारा ट्रैक्टर? वो तो घर पर ही है। मैं इसलिए पूछने आया था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगले महीने जब फसल कटेगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, ले आओ, तुम तो मेरे साथ पढ़े हो। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो और किसकी करूंगा? राजू ने उसका ट्रैक्टर ठीक कर दिया। एक दिन राजू को उसके मामा के घर से न्योता आया। छोटू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम काम का ध्यान रखना, और हाँ, कोई मदद मांगने आए तो उसकी मदद जरूर करना। राजू वहाँ से चला गया और छोटू काम संभालने लगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था। कमाई का ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दूंगा। छोटू ने कुछ कीलें अपनी दुकान के बाहर सड़क पर डाल दी। अब जो भी गाड़ी, स्कूटर या साइकिल वहाँ से गुजरती उसका पंचर हो जाता और फिर सभी वहाँ से पंचर लगाने आते। छोटू ने उससे खूब पैसे बनाए। छोटू, राजू तो सिर्फ 300 रुपए लेता था, तुम 500 ले रहे हो। हाँ जी, अब आजकल महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। इस तरह कई दिन निकल गए। वो बहुत खुश था। एक दिन एक एम्बुलेंस वहाँ से गुजरी और पंक्चर हो गई। ये टायर तो पूरी तरह खराब हो गया है, इसे नया लगाना होगा। ठीक है, जल्दी लगा लेना, मुझे एक माताजी को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। जब छोटू ने पंचर ठीक किया तब उसकी नजर गाड़ी के अंदर लेटी माताजी पर पड़ी। माँ, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ माँ? माँ बेहोश थी। अरे भाई, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई हैं। बहुत खून बह गया है इनका, तुरंत इलाज की जरूरत है। पर सड़क पर तो गाड़ी पंचर हो गई, अब ना जाने कब अस्पताल पहुँचेंगे। ओह, ये मुझसे क्या हो गया? मेरे लालच ने मुझे ये दिन दिखाया। चलो भैया, जल्दी चलो, ये मेरी माँ है, मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। सीख: लालच और चालाकी करके पैसा कमाना बुरी बात है। मिर्च के पकौड़े। एक ठेले पर मानव मिर्च के पकौड़े बनाकर बेचता था। उसके यहाँ एक लड़का मोनू भी काम करता था। मोनू 1 साल से मानव के लिए काम करता था। उसे अब काफी काम आ गया था। एक दिन मानव ने मोनू से कहा, मोनू, मैं जरा एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम काम संभाल लेना। हाँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूँगा। उस दिन मोनू ने देखा कि मानव की तो खूब कमाई होती है। मानव इतना धनवान बन गया है ये काम करके। मैं भी तो अब यह काम सीख गया हूँ। मुझे लगता है मुझे भी अपना काम शुरू कर लेना चाहिए। किसी बहाने से यहाँ से काम छोड़ देता हूँ। अब मोनू कई बार काम में गड़बड़ करने लगा, जिसकी वजह से परेशान होकर एक दिन मानव ने उसे डांटा। क्या बात है मोनू, तुम्हारा ध्यान आजकल काम में नहीं लगता, सही ढंग से काम करो। आप मुझे ऐसे मत डांटिए, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता, मेरा हिसाब कर दो। हाँ हाँ, ले ले हिसाब, पर कहाँ जाएगा?
तुझे कोई और काम तो आता नहीं? हाँ, आता है मुझे काम। यहाँ का सारा काम मैं ही तो संभालता हूँ। देखना, मैं भी अपना एक मिर्च के पकौड़े का ठेला लगा लूँगा। हाँ, देखता हूँ कैसे बनाता है मिर्च के पकौड़े। जो मसाले में डालता हूँ वो मैंने किसी को भी नहीं बताया, और उसके बिना कोई अच्छे पकौड़े नहीं बना सकता। उस रात मोनू सोचने लगा, ऐसा क्या है जो मानव मसाले में मिलाता है। फिर वह चुपके से मानव के घर गया और खिड़की से झांकने लगा। मेरा मसाला तो बहुत लाजवाब है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मनु ने यह सब सुना और चुपके से वो मसाला चुरा लिया। दूसरे दिन मनु ने जब अपना ठेला लगाया तो उसने अपने बनाए पकौड़ों पर वो मसाला डाल दिया। अरे मनु, यह क्या? तुम्हारे कहने पर मैं मानव के पकौड़े छोड़ तुम्हारे पास आया, पर ये पकौड़े तो बिल्कुल ही बेकार हैं। हाँ, आप ठीक कहते हो, ये पकौड़े तो कड़वे हैं, इन्हें मैं नहीं खा सकता। मानव अपने ठेले पर खड़ा यह सब सुन रहा था और उसने कहा, अरे मनु, यह कोई मसाला नहीं बल्कि काला नमक है, जो अधिक डालने के कारण तुम्हारे पकौड़े कड़वे हो गए। मुझे माफ कर दो मानव, मुझे अपने यहाँ काम दे दो। सीख, नकल और अकल में फर्क होता है। लालची तंदूर वाला। एक गांव में दो भाई थे। एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। बड़ा भाई सोनू गांव में तंदूरी चिकन और कबाब बेचता था। लोगों को उसके यहाँ का खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे उसका धंधा बढ़ा वैसे वैसे लालच भी बढ़ता चला गया। एक दिन सोनू ने अचानक चिकन के दाम बढ़ा दिए। क्योंकि लोगों को पसंद था इसलिए वो पैसे भी देते थे। कुछ दिनों बाद सोनू ने बचे हुए चिकन को भी अगले दिन बेचना शुरू कर दिया। यह देख उसके छोटू भाई मोनू ने उससे कहा, भैया आपने दाम बढ़ा दिए वो तो ठीक है, पर गांव के लोगों को बासा चिकन खिलाओगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, इससे तुम्हारा नाम खराब होगा। अरे भाई, तुझे धंधे के बारे में कुछ नहीं पता। लगता है भैया मेरी बात ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे भी तंदूरी कबाब बेचना शुरू करना ही होगा, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। और मोनू ने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए और एक तंदूर खरीद लिया और अपने घर के आंगन में ही तंदूर लगाकर अपना काम शुरू किया। मोनू ने अपने दोस्तों की सलाह से पूरे गांव में यह बात फैला दी कि फोन पर ऑर्डर देते ही खाना मिलेगा, वह भी बिल्कुल ताजा, और दुकान पर आने की आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे उसे फोन पर ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन उसकी दुकान पर किसी का फोन आया। अरे भाई, मोनू चिकन की दुकान? जी हाँ, बोलिए। मुझे 4 प्लेट चिकन टिक्का चाहिए और वो भी बिल्कुल ताजा। ठीक है, मिल जाएगा। और मोनू ने टिक्का बनाया और खुद जाकर उस घर में देकर आया। उसका खाना ताजा और स्वाद था, इसीलिए उस ग्राहक को वह खाना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे लोगों ने सोनू के पास आना बंद कर दिया, जिस कारण उसे भारी नुकसान होने लगा। एक दिन वह मोनू के पास आकर बोला, अरे भाई मोनू, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरा तो ट्रक भी बिक गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, और वो भी मेरी लालच की वजह से। अब मुझे समझ में आ गया है, आओ हम दोनों फिर से मिलके काम करते हैं। मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। तूने मुझे धंधा करना सिखा दिया है। और इस तरह दोनों भाइयों ने फिर से मिलकर काम करना शुरू किया और उन्होंने 2 लड़के भी रख लिए खाना डिलीवरी करने के लिए। सीख, हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए।